ही का नाम ये कंबोज लाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। तो पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा आपको फटाफट बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे, क्या आइसक्रीम पर लगेगा ज़्यादा जीएसटी? क्या आपकी आइसक्रीम होने वाली है महंगी? इस पर क्या कुछ अपडेट है, बताएंगे आपको थोड़ी देर में। 5 और राष्ट्रीय बैंकों को मिलेंगे सीजीएम, क्या है पूरी खबर, थोड़ी देर में बातचीत होगी। सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ की मार बैंकों पर भारी। बैंकों को लेकर के लगातार परेशानियां बढ़ रही है। शेयर बाजार के निवेशक हों उनके लिए खास तौर से क्या कुछ यहां पर जानकारी निकल के आ रही है, डिटेल में विस्तार से बातचीत होगी आपके साथ। चीन ने फिर बढ़ाई शेयर बाजार की टेंशन। शेयर बाजार के अंदर फिलहाल दुख कम होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। क्या कुछ किस तरह से गिरावट थमती हुई दिखाई देगी, आज करेंगे इस पर बातचीत। साल भर में इक्विटी फंड्स में दोगुना हुआ है निवेश। लगातार डीआईएस की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स आ रही है वो हम आपको बताते रहते हैं, आज भी इस पर हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा ग्रोथ को लेकर के आरबीआई के बुलेटिन में क्या कहा गया है, क्या वहां से कुछ अच्छी खबरें हैं, होगी इस पर भी विस्तार से चर्चा। लेकिन शुरुआत करेंगे आइसक्रीम से जुड़ी हुई खबर के साथ। जीएसटी राजस्थान की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी एएआर ने अपने फैसले में कहा है कि वनीला मिक्स नाम से बेची जाने वाली वनीला फ्लेवर्ड सॉफ्टी आइसक्रीम डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे में उस पर 18% की दर से जीएसटी लगना चाहिए। फैसले में कहा गया कि वनीला मिक्स सॉफ्टी को तैयार करने में 60% से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसे डेयरी प्रोडक्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सामान्य तौर पर डेयरी प्रोडक्ट पर 5% की दर से टैक्स लगता है। सर, जीएसटी को लेकर के एआर का नया फैसला, और क्या ये मान के चलें कि अब आइसक्रीम खाना महंगा हो जाएगा? क्या कुछ है इस खबर के मायने? बिल्कुल, ये देखिए दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि सबसे पहले ये राजस्थान के केस है और हर राज्य सरकार के मातहत एक अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इसको बोलते हैं राजस्थान अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, RAAR। इसने एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है VRB कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, उसके एक प्रोडक्ट के बारे में ये रूलिंग दिया है जो इस प्रकार है। वो ये कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इस दायरे में नहीं आता कि उसके पे जो जीएसटी लगती है 18%, उसको कम किया जा सके। उसके पीछे तर्क क्या है? उसके पीछे तर्क यह है कि इसमें शुगर जो सॉफ्टी आइसक्रीम है जिसको आप कोट कर रहे हैं, ये 18% जीएसटी लेगा, क्योंकि इसमें शुगर की जो मात्रा है वो 61% है। आप देखेंगे मिल्क की मात्रा 34% है। जो अदर इंग्रेडिएंट्स है उसकी मात्रा 4-5% के आसपास है। तो ये कहा गया कि साहब, क्योंकि ये जो एक मानक है, जो एक डिटर्मिनेंट है, उससे ज्यादा शुगर इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा इसमें मेजॉरिटी शुगर है, लिहाजा आपको इसको डेयरी प्रोडक्ट नहीं माना जा सकता। और अगर डेयरी प्रोडक्ट नहीं माना जा सकता तो जनरली आप देखिएगा तो डेयरी प्रोडक्ट पे 5% का जीएसटी आपको ओवरऑल मिलता है। तो इसको जो ये कह रहे हैं कि है आइसक्रीम और ये क्योंकि इसको डेयरी प्रोडक्ट माना जाए और उसको 5% इस पे जीएसटी दिया जाए, तो उस दायरे में ये नहीं आएगा, इस पे 18% ही लगेगा। रूलिंग का ये मतलब हुआ। और दो और बातें जान लीजिए। रूलिंग का ये मतलब हुआ कि ये फिलहाल अभी इस कंपनी पे काम करेगा और इस ऑफिसर का ये आदेश जो है ये इसी मातहत रहेगा। आगे ये अपील करने की संभावना इस कंपनी के लिए बाकी है। अच्छा, तो मतलब बाकी जो कंपनियां हैं या पूरे देश पर ये लागू नहीं होगा, ये कह रहे हैं सर आप? देखिए, अभी जो है ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये पूरे देश में लागू होगा, जितनी मेरी समझ बन रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह के प्रोडक्ट बाकी और जगहों पे भी किस हिसाब से बनाए जा रहे हैं, किस अनुपात में बनाए जा रहे हैं। तो ये जो कंपनी अभी ये इट इज ओनली एप्लीकेबल विद ऑन एप्लीकेंट एंड द रिपोर्टिंग ऑफिसर। दिस इज व्हाट द बॉटम लाइन है। ठीक है सर। इस बीच वित्त मंत्रालय ने 5 अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंकों यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
और यूको बैंक में चीफ जनरल मैनेजर के पद की मंजूरी दे दी है। इन बैंकों में चीफ जनरल मैनेजर बैंक के बोर्ड सदस्यों की राय पर काम करेगा। अभी तक 6 राष्ट्रीय बैंकों में ही चीफ जनरल मैनेजर के पद की मंजूरी थी, लेकिन अब 11 बैंकों को मंजूरी मिल गई है। सर, ये जो सीजीएम है, इनकी क्या कुछ भूमिका होगी और ये अब 11 बैंकों में होंगे? किस तरीके से कामकाज में बदलाव होता है सीजीएम की नियुक्ति के बाद, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सकें तो। विपुल, जब बैंकों का मर्जर हुआ, आपने देखा कि हम जब 20 से ज्यादा हमारे पास बैंक्स थे, उसके बाद सबको हमने स्क्वीज किया, सबका मर्जर किया, तो हमारे पास अभी कुल मिलाकर 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो लगातार शिकायतें आ रही थी कि साहब ऐसा है कि उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लोगों को प्रमोशन के अवसर नहीं मिलते, उसमें दुनिया भर की डिस्क्रिपेंसीज हैं, और एम्प्लॉय प्रमोशन का जो है वो मौका नहीं मिलता है। तो काफी इस पे विचार किया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने। उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसको कैसे हम ऐसा कैसे इसको बनाया जाए, इस पूरे सिस्टम को, जिसमें सबको, नए जो लोग हैं उनको भी मौका मिले, और साथ ही साथ जो क्योंकि बिजनेस बढ़ गया है तो लिहाजा उसको देखते हुए ऑफिसर्स को फिर से रीअलाइनमेंट सीनियर ऑफिसर्स का कैसे किया जाए। अब देखिए, जो इसका उद्देश्य है ये कि जो बैंकों का फंक्शनिंग है वो कैसे उसको बेहतर करें, साथ ही साथ जो नीचे लेवल के ऑफिसर हैं उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। खासकर तब उस जमाने में हम लोग जी रहे हैं जब बैंकों में ज्यादा ऑफिसर्स आप देख रहे हैं और क्लर्क की संख्या कम देख रहे हैं। जब बैंकों का डिजिटाइजेशन हो गया है, जब बैंकों के ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादातर काम जो ऑफिसर्स के जिम्मे है, सब कुछ उनको मॉनिटर करना पड़ता है डिजिटाइजेशन के युग में। तो जो इस हिसाब से देखते हैं, जो ग्रोइंग रोल है उनका स्पेशलाइज तरीके से, वो बहुत बढ़ गया है। तो ये कहा गया कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। एक तो बैंक जिसकी 4 लाख का एनुअल बिजनेस होगा, उसके बाद जो बैंक होंगे उसमें जिसका टर्नओवर होगा 4 से 10 के बीच में, उसके बाद 10 लाख से ज्यादा जो होगा उसका। तो 3 कैटेगरी सीजीएम्स की बनाई गई है, जिसमें जहाँ पे 4 लाख से ज्यादा हैं उसमें जो 4 लाख है उसमें आप 8 सीजीएम होंगे। उसके बाद जो है उससे ज्यादा उसमें 10 सीजीएम होंगे, और उसमें आधों की पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगी। ये बिजनेस को देखते हुए, बिजनेस को रीअलाइनमेंट के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि नए चैलेंजेस आ गए हैं। और इसमें देखिए, बिजनेस का जो आकार है वो सब 31 मार्च 2023 को जो प्रभावी होगा उसी को माना जाएगा। ठीक सर। इस बीच बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ सुस्त रहने और बचत के पैसों के बड़े हिस्से का शेयर बाजार में निवेश होने की वजह से बैंकों को अपनी फंडिंग जरूरत पूरा करने के लिए उधारी बढ़ानी पड़ सकती है। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों के कुल डिपॉजिट में कम लागत के डिपॉजिट की हिस्सेदारी घट करके 20% तक आ गई है, जो कि 2 दशक का निचला स्तर है। उसकी वजह से बैंकों की फंडिंग लागत में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है और बैंकों के मार्जिन्स घट रहे हैं। सर, एक ये लगातार बढ़ता हुआ कंसर्न है और उसका असर हम शेयर बाजार में भी देख रहे हैं। ये आगे चल करके कितनी बड़ी चिंता बन सकता है बैंकों के लिए? देखिए, बैंकों के लिए बोरोइंग, आप बैंक फंड कहाँ से लाते हैं आप, उसमें बोरोइंग उसमें से एक है। अगर डिपॉजिट रेट बढ़ेगा तो आप समझ रहे हैं कि बैंक बोरोइंग पे उसकी निर्भरता बढ़ेगी। और एक और जो चीज मुझे समझ में आती है कि जब बैंक मान लीजिए कि जनरल बाजार से बोरो करेंगे, तो जो बाकी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जो बैंक से बोरो करते हैं उसके लिए स्क्वीज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। तो ये जो है, ये जो बैंकों के लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि डिपॉजिट रेट बढ़ गया, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको जो उसी जगह से बोरो करते हैं जहां से बैंक बोरो करते हैं, उनके लिए भी इंटरेस्ट की जो लागत है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये 2 तरफा चैलेंज होगा बैंकों के लिए भी और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में। जी, अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर सुस्ती से निकालने के लिए इधर चीन के केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती की है। 1 साल की लोन प्राइम दर को घटा करके 3.1% कर दिया है। इसी तरह 5 साल की लोन प्राइम दर घट करके 3.6% हो गई है। ब्याज दरों में कटौती से कुछ दिन पहले ही चीन ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बड़ा राहत पैकेज भी घोषित किया था, जिस वजह से दुनिया भर के विदेशी निवेशक चीन के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। भारत से भी विदेशी निवेशकों ने अपना निवेश निकाला है और चीन के बाजारों में निवेश किया है। अक्टूबर के दौरान विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में अब तक $10 अरब से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। सर, चीन में लगातार जो है स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की जा रही है, फिर से ब्याज दरों में कटौती हुई है। क्या अमेरिका, यूरोप, चीन के बाद भारत में भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद करें? विपुल, देखिए, हमारे अपने इंटरनल
हमारे इंटरनल अपरेटस हैं, हमारे इंटरनल सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब वहाँ पे को देख के हम ये कह सकें कि यहाँ भी रेट कट का होगा, इसकी संभावना कम से कम फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अभी हमारे अपने जो इंटरनल सिचुएशन है उसको वॉच करना पड़ेगा, स्पेशली जो इन्फ्लेशन रेट और जो रिलेटेड इशूज हैं, जो रिलेटेड डेरिवेटिव्स हैं। अब जब देखिए चाइना को दिक्कत क्या है कि चाइना की स्थिति अभी हमसे कहीं अलग है। वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज दिए जा चुके हैं, सुधार की कोई गुंजाइश दिख नहीं है, रियल स्टेट मार्केट इमर्ज नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम से आगे बढ़ नहीं रहा है, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये सब देखते हुए वहाँ पे अभी देखे आपने स्टिमुलस दिए गए करीब 3-3.5 राउंड के, 3.5 राउंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे स्टिमुलस का आकार एक जैसा नहीं था। उसमें अब रेट कट करके थोड़ा और वो बिल्कुल जोश झोंकना चाहते हैं वहाँ की इकोनॉमी में, तो ये एक अच्छा प्रयास है। हमारे लिए एक नुकसान की बात क्या हो सकती है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं वो शायद अट्रैक्ट होकर वहाँ न चले जाएं। तो ये एक जो है ये फ्लिप साइड है इसका। जी बिल्कुल। इस बीच चीन की होम अप्लायंस कंपनी हेयर भारत में अपने कारोबार विस्तार के लिए भारत में रणनीतिक साझेदार की तलाश कर रही है और पार्टनरशिप में भारतीय साझेदार को भारतीय कारोबार में 25 से 49% तक का हिस्सा बेचा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेयर उसी तरह की डील पर काम कर रही है जिस तरह की डील MG मोटर्स और JSW ग्रुप के बीच हुई है। भारत के होम अप्लायंस कारोबार में LG सैमसंग के बाद हेयर तीसरी बड़ी कंपनी है। एयर को लेकर के ये खबर ऐसे समय आई है जब भारत और लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन 2020 से पहली वाली स्थिति बनाए रखने को लेकर के राजी हो गए हैं। सर, हाल फिलहाल में जिस तरीके से कुछ परिवर्तन हुए हैं और कई चीनी कंपनियों को कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई दिए, मान के चले रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और व्यापार में भी वो अब परिलक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल आप ऐसे इसको समझें कि जो एक तरह से जो बर्फ जमी हुई थी रिश्तों पर वो थोड़ा सा उसको पिघलना शुरू हुआ है। उसके आसार आपको दिख ही रहे हैं। 1-1.5 महीना पहले जब सरकार की तरफ से कहा गया कि थोड़ा डी एस्केलेट हो सकता है, कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर पे जो है डी एस्केलेशन हो, लेकिन जो इसमें फॉल आउट आएंगे जो आप जैसे आपने हायर की बात की, देखिए ये उसी दिशा में कदम है जब, क्योंकि ये तब होगा जब दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे, चाहे वो हायर हो चाहे दूसरे और कंपनियों की बात हो। ये तो फिर भी आसान है, आसान इस सेंस में क्योंकि ज्वाइंट वेंचर करना आसान है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जो 3 डेवलपमेंट अभी इसके साथ साथ होंगे। एक तो प्रेस नोट 3 जो ये कहता है कि चाइना से FDI नहीं आ सकता। दूसरा जो वीजा प्रोसेसिंग में जो अभी टाइम लग रहा था उसको लेनियंट किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। और तीसरा जो किया जाएगा वो ये कि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट हवाई सेवा शुरू की जाएगी ताकि पूरी बिजनेस जो है वो बिजनेस कम्युनिटी फ्लरिश कर सके और दोनों देशों की इकोनॉमी के बीच रिश्ते अच्छे हो सके। तो जब ये बात आप करते हैं कि जैसे आपने हायर से बात शुरू की, मैं इसको और एक्सटेंड करके 3 और इश्यूज आपको बताए जो आगे ले गया, तो ये दिखा रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि डी एस्केलेशन कैसे होता है, क्योंकि ओरिजिन वही है। पॉलिटिकल रिश्ते सुधरेंगे तभी बिजनेस का रास्ता खुलेगा, क्योंकि सरकार आगे आगे कह रही है कि बिजनेस के रास्ते खुल रहे हैं, संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि शायद डी एस्केलेशन की पूरी तैयारी हो चुकी होगी, वो एक लेयर बनाया जा चुका होगा जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बिजनेस उस पर समृद्ध करेगा। ठीक, तो कुल मिला के बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों में जो ठंडक थी वो थोड़ी सी कम हो रही है। बीते 1 साल के दौरान इधर शेयर बाजार में आई जोरदार तेजी को देखते हुए म्यूचुअल फंड निवेशकों ने इक्विटी फंड्स में जम करके निवेश किया है। बीते सितंबर अंत तक के 1 साल में इक्विटी फंड में आया नया निवेश करीब 2 गुना होकर के 4.3 लाख करोड़ दर्ज किया गया है। इस निवेश में आधे से ज़्यादा रकम यानी कि 2.43 लाख करोड़ रुपए SIP के रास्ते आए हैं। पिछले साल सितंबर के अंत तक 1 साल में आए इस तरह के निवेश का आंकड़ा 2.21 लाख करोड़ रुपए था। इस साल सितंबर अंत में इक्विटी म्यूचुअल फंड का कुल AUM बढ़कर के 50.23 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 32.37 लाख करोड़ रुपए था। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं SIP के ज़रिए लगातार इक्विटी के अंदर निवेश बढ़ रहा है, लेकिन अक्टूबर महीने में जिस तरीके से बिकवाली रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में गिरावट रही है, क्या ये नंबर्स आने वाले दिनों में ऐसे रहेंगे या आपको लगता है कि अब पैनिक देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, एक बार फिर से बोलेंगे? जी, मेरा कहना यह था कि सितंबर अंत तक लगातार इक्विटी के अंदर निवेश बढ़ रहा है, लेकिन अक्टूबर में आई गिरावट के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि लोगों का उत्साह इस तरीके से बरकरार रह पाएगा इक्विटी फंड्स में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं विपुल कि देखिए जो कंपनियां IPOs लाने की तैयारी में हैं और जो कंपनियां मार्केट में आने की तैयारी में, वो जिस हिसाब से तैयारी कर रही हैं, तो वो इस बात का संकेत है, कोई मतलब एक अंडरलाइन
स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि आगे आने वाले टाइम में भी जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है वो शायद इसी तरह का बना रहेगा और इससे थोड़ा सा बेहतर होगा। अब उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को भी आप नाप सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चले, इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के आरबीआई की तरफ से जारी मासिक बुलेटिन में कहा गया है कि युद्ध की वजह से बढ़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू वजहों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती है। हालांकि बुलेटिन में सितंबर तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि आरबीआई की हाल की आई पॉलिसी में 7% की ग्रोथ की बात कही गई थी। सर, इस बुलेटिन के क्या मायने निकाले जाएं? विपुल, दो तीन बातें कही है आरबीआई, जिसने कहा है कि साहब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़िया होने की उम्मीद है, तो रूरल डिमांड वहां से पिकअप करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगा और कंजम्पशन उसके हिसाब से पिकअप करेगा। जब आरबीआई ये कह रही है तो मैं ये मानता हूँ कि जो जमीन पे धरातल पे देखने को आपको मिलेगा वो कम से कम 2 महीने बाद, जब आप देखिएगा 1 महीने 1.5 महीने बाद जब नई फसल आ जाएगी तो रूरल डिमांड का आपको ज्यादा पता चलेगा। साथ ही साथ ये कहा है कि जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, जो जियो इकोनॉमिक, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, जो कि सही है। अभी तक पिछले 15-20 दिन से आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट की समस्या जहां की तहां बनी हुई, वहां से कहीं डे एस्केलेट नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा जो आरबीआई की बुलेटिन में साफ है। ठीक, पहुंचे आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।